लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, उनमें से पहला, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस टू द बाउंड्री ऑफ रिफ्लेक्शन, ये तीनों एक सरफेस में होता है। ये पहला लॉ है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का। तथा दूसरा लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हम हाइजेंस प्रिंसिपल से ये दूसरा लॉ प्रूव करेंगे। इसके लिए हमने एक मिरर अज्यूम किया। ये मिरर है mn, ये रहा हमारा मिरर mn। दो लाइट रेज, एक तो XA तथा YC, दो लाइट रेज पैरेलल एक दूसरे के साथ, ये mn मिरर पे इंसिडेंट करता है। अगर ये दो पैरेलल रेज हैं XA तथा YC, जैसे कि हमें पता है वेव फ्रंट हमेशा रेज के परपेंडिकुलर होता है। सो एमर्जिंग लाइट रेज के परपेंडिकुलर होगा एमर्जिंग वेव फ्रंट। इसका मतलब ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है। हमने माना वेव फ्रंट है ए बी। यहां पर AP है परपेंडिकुलर MN पे, अर्थात AP को हम नॉर्मल मानेंगे। AP है नॉर्मल किस पॉइंट पे? A पॉइंट पे AP नॉर्मल। यहां देखें एंगल XAP ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तथा एंगल BAC ये दोनों बराबर होंगे। ऐसा क्यों? चलिए देख लेते हैं। यहां देखें चूंकि वेव फ्रंट लाइट रेज पे परपेंडिकुलर होता है तो XA रे के साथ, लाइट रे के साथ AB वेव फ्रंट 90 डिग्री में होगा, तो ये एंगल 90 डिग्री। अब अगर XAP एंगल I है तो हम कहेंगे कि एंगल PAB होगा 90 माइनस I, 90 डिग्री माइनस I। ओके, चूंकि AP नॉर्मल है MN पे तो एंगल PAC ये होगा 90 डिग्री। अगर उस 90 डिग्री से एंगल PAB को घटा दे तो बचेगा कौन? बचेगा एंगल BAC। अर्थात 90 माइनस 90 से अगर हम इस एंगल को 90 माइनस I को घटाते हैं तो बचता कितना है? I। तो ये एंगल होगा I। एंगल BAC इक्वल टू I। सो ये एंगल I। किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम में ये AB वेव फ्रंट इस MN मिरर पे इंसिडेंट किया। इस वेव फ्रंट का कौन सा पार्ट इंसिडेंट किया? पार्ट A या पॉइंट A इंसिडेंट किया। हाइजेंस प्रिंसिपल से हमें पता है कि इस वेव फ्रंट का, यहां ये जो वेव फ्रंट है AB वेव फ्रंट, इसका हर एक पॉइंट लाइट वेव्स के सोर्स की तरह काम करेगा। अर्थात AB हुआ सोर्स और साथ ही साथ ये पॉइंट भी सोर्स की तरह काम करेगा और ये पॉइंट B भी सोर्स की तरह काम करेगा। अब पॉइंट A से वेव्स आगे बढ़ेंगे और पॉइंट B से भी वेव्स आगे बढ़ेंगे। किसी सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम में, इससे आगे किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम में एक वेव फ्रंट पहुंचेगा A से लेके, यहां पर मान लेते हैं ये वेव फ्रंट है S डैश्ड। ये वेव फ्रंट हम तब कंसीडर कर रहे हैं जब पॉइंट A से सेकेंडरी वेवलेट इमर्ज करके या जनरेटेड होके S डैश्ड आर्क बनाता है। कब? जब B पॉइंट से सेकेंडरी वेवलेट्स यहां से इमर्ज करके C पॉइंट तक पहुंचता है। अर्थात ये कुछ ऐसा वेव फ्रंट बनाता है, या वेवलेट्स B से वेवलेट निकल के C पॉइंट तक पहुंचता है।
दूसरे शब्दों में कहे कि जब दो सोर्स पॉइंट ए और पॉइंट बी से भी वेवलेट निकला, ए से भी वेवलेट निकला एक ही पॉइंट ऑफ टाइम में, क्योंकि ए बी एक ही वेव फ्रंट है, तो इनके सारे पॉइंट सोर्स की तरह काम करेंगे। उनमें से पॉइंट ए से निकला वेव फ्रंट एस डैश्ड, और पॉइंट बी से जो वेव फ्रंट निकला उतने ही समय में वो सी पॉइंट तक पहुंचा। चूंकि ये एक ही मीडियम में लाइट प्रोपगेट कर रहा है, यहां बी से सी तक लाइट जिस मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, यहां अगर मीडियम एयर हुआ, ये मीडियम अगर एयर है, तो अगर लाइट बी से सी तक एयर में ट्रेवल कर रहा है, तो ए से एस डैश्ड का वेव फ्रंट बनाने में बीच में इसे जो मीडियम मिला वो मीडियम एयर ही है। हमें पता है कि एक मीडियम में लाइट का स्पीड कांस्टेंट होता है, तो बी से सी तक पहुंचने में लाइट को जितना समय लगा, ए से एस डैश्ड तक पहुंचने में भी लाइट को उतना ही समय लगा। सो बी से सी की दूरी और ए से एस डैश्ड आर्क बनाने में जो रेडियस रहा इस आर्क का, ये एस डैश्ड एक सर्कल का ही पार्ट है। सेकेंडरी वेवलेट सर्कुलर होते हैं, तो इस सर्कल का रेडियस भी उतना ही होगा जितना कि BC का लेंथ है। अब B से वेवलेट्स पहुंचा C तक, A से वेवलेट पहुंचा एस डैश तक। अब ये C एक सोर्स की तरह काम करेगा, अर्थात अब ये पॉइंट C बना सोर्स। सो जैसे ही ये सोर्स बना, ये एक बहुत ही छोटा सा वेवलेट क्रिएट करेगा। अर्थात अगर हम एस डैश्ड इस आर्क से हम टेंजेंट खींचते हैं और वो टेंजेंट हम सी पॉइंट के साथ मिला देते हैं, तो ये होगा दोनों सर्कल पे टेंजेंट। तो जब हम उस टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं, हमने माना वो टेंजेंट एस डैश्ड को ई पॉइंट पे टच करता है। अब EC हो गया वेव फ्रंट। हमें पता है सेकेंडरी वेवलेट्स पे अगर टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं, वो सारे टेंजेंट्स को मिलाने से जो लोकस बनता है वही लोकस होता है वेव फ्रंट, नया वेव फ्रंट या अगला वेव फ्रंट। सो यहां पर EC एक वेव फ्रंट है, अर्थात यहां पर हम कह सकते हैं लाइट रेज रिफ्लेक्ट करने से पहले ये वेव फ्रंट बना रहा था AB, और ये रिफ्लेक्ट करने के बाद इसका वेव फ्रंट बना CE। चूंकि हमें पता है कि वेव फ्रंट परपेंडिकुलर होता है लाइट रेज पे, तो यहां पर अगर हम A से E को ज्वाइन करते हैं, तो हमें जो स्ट्रेट लाइन मिलेगा वही होगा रिफ्लेक्टेड लाइट रे। क्योंकि अगर EC रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, तो AE जो कि EC पे परपेंडिकुलर है, ये EC पे परपेंडिकुलर है कौन? AE। तो ये AE होगा रिफ्लेक्टेड लाइट रे। चूंकि AS और AS डैश्ड या फिर कहे SS डैश्ड आर्क जो है, ये आर्क जिस सर्कल का पार्ट है उसका रेडियस BC के लेंथ के बराबर है, हमने थोड़ी देर पहले देखा। तो हम कह सकते हैं चूंकि AE भी रेडियस होगा, तो हम कह सकते हैं यहां पर कि AE इज इक्वल टू BC। अब यहां एक मुद्दा और, यहां अगर देखा जाए तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ये R एंगल ECA के साथ बराबर होगा, ये भी होगा R। इसे समझने के लिए हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए इस फिगर को न छेड़ते हुए हम एक नया फिगर ड्रॉ करते हैं। ये रहा हमारा AC, अगर ये AC हुआ, और ये रहा हमारा पॉइंट P, और ये अगर है AE, तो इसी एंगल की बात हो रही थी जो कि R है। एंगल PAE मेन फिगर में देखे, एंगल PAE कौन सा एंगल बन रहा है? ये वाला एंगल जो कि एंगल R है।
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। हम अगर सीई को मिलाते हैं, यहां पर देखें हमने मिलाया सीई को, तो यहां पर देखें ये एंगल है 90 डिग्री। अब देखें चूंकि PAC होगा 90 डिग्री, तो हम इसी एंगल को कह सकते हैं, EAC को कह सकते हैं 90 डिग्री माइनस R। अब देखें ये एंगल अगर X होता है, यहां पर ट्राइंगल EAC को ले, इस ट्राइंगल के इंटरनल एंगल्स का जोड़ 180 डिग्री होना है। तो इसके 3 इंटरनल एंगल, एक तो 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, दूसरा एंगल है 90 डिग्री माइनस R, तथा तीसरा एंगल है X। इन तीनों का जोड़ होगा 180 डिग्री। ध्यान से देखें 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास बचा माइनस R प्लस X इज इक्वल टू 0। इससे पता चलता है कि R इज इक्वल टू X, अर्थात हम कह सकते हैं ये जो एंगल है ये होगा R। मेन फिगर में देखें, यहां पर एंगल ECA है R। अब देखें दो ट्राइंगल हमारे पास, इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कंपेयर करेंगे। सबसे पहला ट्राइंगल है ट्राइंगल EAC, ये रहा हमारा ट्राइंगल EAC। हमारा दूसरा ट्राइंगल है BAC, हमारा दूसरा ट्राइंगल है BAC। मेन फिगर में देखें उन्हीं दो ट्राइंगल्स को यहां पर सेपरेटेड ड्रॉ किया गया। ये है A C और ये वर्टेक्स E, तथा दूसरा ट्राइंगल B A C। तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं, हमें कंपेयर करना है दोनों को, कंपेयरिंग ट्राइंगल्स, किस किस ट्राइंगल को, AEC और ट्राइंगल ABC। इन दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं तो हम पाते हैं कि AC जो भुजा है, AC ये कॉमन साइड है, तो ये दोनों में बराबर, AC है कॉमन साइड। अब देखिए हमने पहले ही देखा था कि AE बराबर BC, तो AE बराबर BC। एंगल AEC और एंगल ABC दोनों बराबर, दोनों 90 डिग्री। एंगल AEC कौन सा एंगल, ये एंगल 90 डिग्री, और एंगल ABC ये दोनों बराबर, क्योंकि दोनों 90 डिग्री का। तो यहां पर देखें ये साइड और ये साइड बराबर, ये साइड और ये साइड बराबर, और ये एंगल 90 डिग्री का, ये एंगल 90 डिग्री का। यहां पर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, क्योंकि अगर ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, और दोनों का हाइपोटेनस, दोनों ट्राइंगल का हाइपोटेनस जो कि ये साइड है, ये दोनों अगर बराबर हो गए, और साथ ही साथ इसका बेस भी इसके बेस के साथ बराबर, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। अतः ट्राइंगल AEC और ट्राइंगल ABC ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। हमें पता है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंट पार्ट बराबर होता है। कॉन्ग्रुएंट पार्ट बराबर होने का मतलब यहां पर देखें, इन दोनों ट्राइंगल्स में, नीचे वाले फिगर में देखें जहां पर ABC और AEC दोनों ट्राइंगल को सेपरेटेड ड्रॉ किया गया, इन दो ट्राइंगल्स में देखें ये जो एंगल होगा, ये इसका कॉन्ग्रुएंट पार्ट होगा ये। हम कहेंगे एंगल ACE इज इक्वल टू एंगल BAC, अर्थात
ये ग्रीन कलर से जो एंगल बना हुआ है, ये दोनों एंगल एक दूसरे के साथ बराबर। ध्यान से मेन फिगर में देखिए वो दोनों एंगल कौन है। ये है एंगल R और ये है एंगल I। सो ACE कौन है? ACE है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और एंगल BAC कौन है? एंगल BAC है I, जो कि बराबर है एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ। सो ये R इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और ये I इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का एक लॉ है।